पहल के सभी दर्शकों को गौरव का नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं आईपीएस देवेंद्र कुमार पाटीदार सर और वर्तमान में ये बुरहानपुर एसपी हैं। इसके पहले सर धार में एडिशनल एसपी भी रह चुके हैं। सर से जानते हैं थोड़ा पुलिस विभाग के बारे में। और सबसे पहले सामान्य परिचय सर आप बताइए। मैं देवेंद्र कुमार पाटीदार, मैं 1996 बैच का स्पेशल स्टेट पुलिस ऑफिसर से भर्ती हुआ हूँ डीएसपी पद से। और इसी वर्ष जो वर्ष 2023 है उसमें आईपीएस अवार्ड हुआ है। और उसके पहले मैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धार के पद पे था और वहाँ से एसपी बुरहानपुर के पद पे पदस्थ हुआ। मतलब सर आपका ये पहला आईपीएस के कार्यकाल है, आईपीएस के तौर पे एसपी का? जी हाँ, एज ए आईपीएस और एसपी के रूप में ये विभाग में पहला आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और उसके पीछे थोड़ा जाते हैं, तैयारी आपने कैसे शुरू करी थी उस समय, थोड़ा सा पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। देखिए, मैं 89 में मैंने होलकर साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया था। मैं जो है बीएससी मैथमेटिक्स से मैंने किया था। उस वक्त वहाँ पर कई ऐसे और भी लोग थे जो वहाँ पर तैयारी वगैरह बीएससी की करते थे। क्योंकि लोक सेवा में जाने की उस वक्त मेरे मन में इच्छा भी थी, तो उसी लिए उस दौरान ही मेरे के द्वारा तैयारी की गई थी। और वर्ष 1996 में मैं पीएससी की परीक्षा में चयनित हुआ था और 1 जुलाई 1996 को एज ए डीएसपी मैंने पोस्टिंग हुई थी। और जहाँ तक पुलिस विभाग में आने का प्रश्न है, क्योंकि काफ़ी लोगों से डिस्कस भी किया था और सब लोगों से चर्चा के बाद ये रहता है कि ये एक ऐसी सेवा है जिससे आप अधिक से अधिक लोगों के साथ में इंटरफेस होकर उनसे अधिक से अधिक संवाद करके ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए आप लोकोपयोगी कार्य कर सकते हैं। इसलिए इस सेवा में मैंने चयन किया। सर जैसे देखा जाता है कि पुलिस विभाग एक टफ विभाग भी माना जाता है, और दूसरी चीज़ यह है कि आपका एक लंबा कार्यकाल है पुलिस विभाग में एडिशनल एसपी के रूप में और अब एसपी के रूप में। तो क्या क्या चैलेंजेस है पुलिस विभाग में जिसको आप देखते हैं? देखिए, पुलिस विभाग में निश्चित रूप से एक बहुत ही अन्य विभागों और अन्य सेवाओं के बजाय टफ है, क्योंकि एक डिसिप्लिन और यूनिफॉर्म फोर्स है और इसमें 24/7 आपको लगातार अलर्ट रहना पड़ेगा। इसमें कभी भी कोई रिस्पॉन्स का टाइम बहुत ही फास्ट रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति परेशानी में, अगर आपको कहीं से सूचना आती है, आप अगर त्वरित रूप से उसमें कार्रवाई नहीं करते हो तो निश्चित रूप से वो रिजल्ट नहीं आ सकते और उसको जो सर्विसेज देनी है, जो उसको रिलीफ देना, वो नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप से इसमें 24/7 आपको लगातार अलर्ट रहना पड़ेगा। साथ ही अन्य सेवाओं की बजाय आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और पहले और आज में निश्चित रूप से लगातार बहुत सारी परिस्थितियों में बदलाव होता रहता है। पहले विदाउट मोबाइल और विदाउट उतना डिजिटल नहीं था, किंतु आप एआई का युग आ चुका है, तो क्राइम के पैटर्न और बाकी सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। इसलिए आपको हर वक्त अपडेट भी होना पड़ेगा। लोगों की समस्याओं को, समाज के अंदर क्राइम के पैटर्न को लगातार रीड करना पड़ेगा और उसके अनुसार अपने तत्कालिक सोच करके हल भी निकालना पड़ेगा। इसलिए निश्चित रूप से ये बहुत ही चैलेंजिंग का वर्क है। सर आपने जैसे थोड़ी रोशनी डाली है साइबर सुरक्षा को लेकर कि साइबर डिजिटलीकरण और नया जो आधुनिक युग आया मोबाइल का, तो उस प्रकार से अपराध की जो प्रकृति है वो भी बदली है कहीं ना कहीं। तो उस हिसाब से पुलिस अपने अंदर कौन कौन सा अपडेशन लाई है या उसे और लाने की अभी आवश्यकता है? निश्चित रूप से पुलिस के अंदर ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा और R&D लगातार होती रहती है। पुलिस के कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और रात दिन इनके ऊपर वर्क भी करती है और तमाम हमारे ट्रेनिंग के कई प्रोग्राम्स भी चलते हैं। क्योंकि पहले डिजिटल नहीं था, अब तो पुलिस की हर कार्रवाई डिजिटल है। चाहे एफआईआर का लिखना हो, चाहे सारे डॉक्यूमेंट हो, सब डिजिटलाइज हैं। साथ ही नो डाउट आज की डेट में जिस हिसाब से मोबाइल और कंप्यूटर का उपयोग हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, रात दिन नए नए तरीक़ों से क्राइम का पैटर्न बदला है। तो पुलिस इसके लिए हमेशा लगातार ट्रेनिंग के माध्यम से अपने आप को भी अपडेट करती है, अपने कर्मचारियों को, पुराने अधिकारियों को रात दिन अपडेट करके उसके लिए लगातार उसे फेस करने के लिए कार्रवाई करती रहती है। क्योंकि सर पुलिस महकमा एक ऐसा महकमा है कि कोई भी व्यवस्था होती है, त्यौहार होता है, तो जो पुलिसकर्मी होते हैं वो अपने घर का त्यौहार छोड़कर लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी देते हैं। जब बात पुलिस रिफॉर्म्स की आती है, कई बार बात होती है पुलिस रिफॉर्म्स पे, तो कई बार हाइपर टेंशन जो नीचे लेवल के कर्मचारी उनके लिए, तो किस प्रकार स्ट्रेस मैनेजमेंट का रहता है? आप चूँकि एसपी हैं तो आप किस प्रकार हैंडल करते हैं? देखिए, हमारे कर्मचारियों के साथ में निश्चित रूप से पुलिस के हर कर्मचारी अधिकारी के लिए चीज़ें हैं, क्योंकि उसको व्यक्तिगत जीवन और व्यावसायिक जीवन दोनों के बीच में तालमेल
और सामाजिक संबंधों का करना, ये सारी बहुत सारी चीज़ें रहती है। वो निश्चित रूप से उतना समय न अपने परिवार को, न अपने सामाजिक दायित्वों के लिए दे पाता है, किंतु धीरे धीरे वो अपने आप को इस तरीके से लगातार जो ढालता है, और परेशानी और हाइपरटेंशन और इस तरह की चीज़ें निश्चित रूप से आती है। पुलिस भी उसके लिए तमाम स्ट्रेस मैनेजमेंट से जुड़े हुए कई कोर्सेज भी करती है, योगा, पीटी या अन्य उनको लगातार आवश्यकताएं जैसे छुट्टियों का देना, तो ऐसे तमाम चीज़ों को करती है। उन लोगों के बीच में कई बार जाना, बात करना, कम्युनिकेशन लगातार बनाना और उनकी समस्याओं को समझ कर हल करना, पुलिस लाइंस के अंदर तमाम ऐसी वेलफेयर एक्टिविटीज़ करना जिससे कि उनके परिवार और बच्चों के लिए वो सारी चीज़ें बहुत ही सुलभ हो पाए, उनके एजुकेशन से जुड़ी कई चीज़ें हैं। तो निश्चित रूप से पुलिस विभाग में सीनियर लेवल से लगा के शासन की तरफ से भी इसमें लगातार ऐसी एक्टिविटी की जाती है जिससे कि उनके स्ट्रेस को मैनेज किया जाए। दूसरी चीज़ सर, एक सेकंड एआरसी की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि पुलिस विभाग के अंदर राजनीतिक दबाव रहता है। तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है? देखिए, निश्चित रूप से किसी भी विभाग में रहिएगा, कहीं भी रहेगा, काम के साथ में जनप्रतिनिधि हो, ये समाज के लोग हो, उनसे जुड़ी समस्या आपके सामने आएगी ही आएगी। और उनको आपको, क्योंकि वो भी वॉइस है, एक प्लेटफॉर्म है आप तक बात पहुंचाने का। कई बार आपके कर्मचारी, आपके विभाग के माध्यम से जो सूचना मिलती है और जनप्रतिनिधि के माध्यम से सूचना, हो सकता है उसमें डिफरेंस हो सकता है आपकी सूचना गलत हो, उनकी सूचना सही है। तो इस तरह की कम्युनिकेशन के लिए तमाम चीज़ें आती हैं, उसको राजनीतिक प्रेशर तो नहीं करना चाहिए। एक वॉइस है और उसमें समन्वय करके आप लोग, हम लोग करते हैं। हम लोगों के पास भी कोई ऐसी चीज़ें आती है तो वो जितना वैधानिक है कृत्य, निश्चित रूप से किया जाता है। सर, ये तो पुलिस विभाग की हमने पूरी चर्चा कर ली। एक ये पूछना चाहूँगा सर कि इतने साल का एक्सपीरियंस के बाद आप मतलब जो अपराध है, चाहे हत्या हो गया, लूट हो गया, बलात्कार होता है या बच्चियों के साथ या छोटे बच्चों के साथ जो अपराध रहता है, क्या समाज को अंदर से बदलने की आवश्यकता है? पुलिस का डर ही काफ़ी है कि और भी प्रयास जो सोशल एक्टिविटी एनजीओज के माध्यम से होते हैं, किस प्रकार हम अपराध को और रोक सकते हैं? हम रोक सकते हैं, सिर्फ दंड देना ही उसका हल नहीं है। जैसे अपराध को रोकने के लिए आपके हिसाब से और क्या करना चाहिए? देखिए, अपराध जब घटित होता है उसके बहुत सारे पहलू होते हैं। सिर्फ पुलिस ही अपराध सब कुछ रोक सकती है ऐसा नहीं है, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। उसको लेके तमाम सारे एनजीओज हों, अन्य ऑर्गेनाइजेशन हों, शहर के अन्य सोसाइटी के लोग हों, सामाजिक दायित्व करने वाली कई संस्थाओं, सभी के मिल के ये सारी चीज़ों पर नियंत्रण हो सकता है। इसलिए आजकल पुलिस में कम्युनिटी पुलिसिंग का बहुत बड़ा मेजर रोल रहता है। कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से हम लोग कई छोटे छोटे त्यौहार रहते हैं उसके अंदर बातचीत करते हैं। महिला परामर्श केंद्र है, काउंसलिंग सेंटर है, एट्रोसिटी से जुड़े अपराधों में काउंसलिंग है, कुटुंब न्यायालय, ऐसे कई सारी चीज़ें जिससे काउंसलिंग के माध्यम से हम उन अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से सिर्फ पुलिस के माध्यम से नहीं हो सकता। व्यक्ति के अंदर वो सारी चीज़ें बदलाए, वो अपनी थोड़ी से अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को कम करें, सही दिशा में कार्य करें, इस तरह के प्रयास लगातार किए जाता है, लगातार समझाइश दी जाती है। सोशल मीडिया या साइबर से जुड़े अपराधों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम लगातार चलाए जाते हैं। बच्चियों पर होने वाले या महिलाओं पर होने वाले अपराधों के लिए लगातार पेट्रोलिंग की जाती है। स्कूल कॉलेजेस के अंदर लगातार अवेयरनेस रिलेटेड ट्रैफिक के माध्यम से, साइबर यूनिट्स के माध्यम से, महिला सेल के माध्यम से लगातार ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं जिससे कि उन तक अलग अलग माध्यमों से सही चीज़ें पहुँचे और प्रिवेंशन हम क्राइम का कर पाएँ। बुरहानपुर की बात करते हैं। बुरहानपुर एक डिस्ट्रिक्ट है जो महाराष्ट्र से लगा हुआ है, और दूसरी चीज़, कई पिछले महीनों में ये जो अवैध कटाई है वनों की, उससे बहुत लाइट में रहा। तो यहाँ पे मेजर आप क्या चुनौतियाँ मानते हैं? देखिए, बहुत पुराना और हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल सिटी है। निश्चित रूप से पुरानी हिस्ट्री को देखें तो अति संवेदनशील की श्रेणी में आता है। अति संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हैं यहाँ पर निश्चित रूप से लगातार पुराने अधिकारियों और लगातार प्रयास किए जाते रहे। तो एक अच्छा समन्वय है जनता के बीच में और पुलिस के बीच में और आम लोगों के बीच में, जिसके माध्यम से लगातार कार्रवाई करके, समन्वय करके सारे वार त्यौहार सभी को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाया भी जा रहा है। और लगातार ऐसी चीज़ें एक्टिविटी की जाती है जिससे कि इसकी संवेदनशीलता को लगभग आज की डेट में काफ़ी क्षणिक है और लगातार कार्रवाई की जाती है। पुलिस हमेशा अलर्ट मोड में रहती है। तो एक तो ये मुख्य चुनौती, दूसरा वनों से जुड़ा बड़ा एरिया है
इसलिए वन अपराध को लेके ट्राइबल एरियाज़ के अंदर होने वाले अपराधों में कोई ऐसा एट्रोसिटी ना हो जिसके कारण कि अपराध घटित हो, ऐसे लगातार प्रयास किए जाते हैं। थैंक यू सर, आपका कीमती समय देने के लिए। और हमारे साथ मौजूद थे बुरहानपुर एसपी श्रीन्द्र पाटीदार जी और आईपीएस। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारे युवा पहल के दर्शकों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले चीज़ तो युवाओं के लिए यही है कि आप जो भी अपना टारगेट या अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसके लिए लगातार प्रयास करें, योजनाबद्ध प्रयास करें, स्व अनुशासन के साथ प्रयास करें और लगातार उससे जुड़ी जानकारियों को बहुत ही प्रोफेशनल वे में चिंतन के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके पास आएगी। उद्देश्य आपके बहुत ही पॉजिटिव होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जो जनता के हितकारी हों, तो निश्चित रूप से सफल